उत्तराखंड, क्या हमारे पहाड़ सिर्फ वादों की जमीन बनकर रह गए हैं? 2021 में एक सपना दिखाया गया था, चकोटिया एयरपोर्ट। कहा गया था कि यहाँ 2.5 किलोमीटर का रनवे बनेगा, सेना के विमान उतरेंगे और पलायन रुकेगा। आज 2026 है, 5 साल बीत गए लेकिन जमीन पर सिर्फ सन्नाटा है। फाइलें दौड़ रही हैं लेकिन धूल उड़ रही है, सिर्फ खाली खेतों में। क्या यह विकास है या महज राजनीति? मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। हमारे साथ जुड़े हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और उत्तराखंड के चिंतक श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में। रावत जी, सीधा सवाल, 5 साल में एक ईंट तक नहीं लगी। क्या उत्तराखंड की जनता को सिर्फ कागजी एयरपोर्ट से ही संतोष करना पड़ेगा? आप सभी को पुनः नमस्कार। और जैसे कि चकोटिया एयरपोर्ट के बारे में जो बातें हो रही हैं, और चूंकि कभी नया ऑक्सीजन मिला है तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस किया उसको अमेंड करके, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो यदि आप इसकी डिटेल में जरा सा जाते हैं तो ब्रीफ कर दूं मैं आपको बता दूं 2017 में इसकी अप्रूवल हो गई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी पहले से पुराना चल रहा था। इसमें बार बार चाइना का वीटो होता था, यानी वीटो क्या मतलब चाइना का ऑब्जेक्शन होता था कि भाई ये यहाँ पे नहीं बना सकते चौगटे नाम की जगह पे। तो हुआ क्या है, 2017 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। उसमें प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के वायुसेना की तरफ से ये आया था कि हमें एक एयरपोर्ट भी यहाँ पे बनाना है, और जो कि हम खासतौर पे डिफेंस के यूज के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी अप्रूवल उस समय दे दी गई थी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट द्वारा। और उसके बाद इसमें कैबिनेट नोट वगैरह जो रेडी एनीवे जो चीजें बाहर बाद में आई, तो ये जब सर्वे वगैरह स्टार्ट हो गया तो मुझे याद है बरेली या आगरा के जो स्क्वाड्रन लीडर जो भी एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर थे, तो उनका नाम क्या लो, नाम भी मुझे याद था लेकिन अभी याद में नहीं आ रहा। तो वो 2 ऑफिसर वहां पे उतरे थे और शायद MiG-21 एक विमान के साथ उतरे थे वहां पे, जो एयरक्राफ्ट है MiG-21। तो वहां पे एक हेलीपैड तो बहुत पहले से ही बना हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत आई थी उसमें। और आज तक उसमें वही बहुत पहले शायद कभी मुख्यमंत्री जी आए थे वहां पे, उसके बाद यही उतरे थे जो MiG-21 को लेकर के। तो उन्होंने उस समय इनको 40 एकड़ रिक्वायरमेंट बोला गया था। तो 40 एकड़ की जमीन का अप्रूवल तो हो गया था उसके साथ, लेकिन इन्होंने बाद में फिर विजिट किया तो 2021 की बात है ये। तो फाइनली जब ये दोबारा से सर्वे हुआ है 2021 में, ये फाइनल हो गया था कि एयरपोर्ट यहीं बनेगा और 50 एकड़ के साथ बनेगा। और इसमें पहले 2 किलोमीटर का रनवे बनाने की बात थी, फिर उसका 2.5 किलोमीटर का रनवे बनाने की बात हुई है। उन्होंने कहा हमें कम से कम 2.5 किलोमीटर का रनवे बनाना है। तो इसमें हम बता चुके हैं कि जब फ्रांस के राफेल की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा हमें एक राफेल जैसा विमान यहाँ पे उतारना है। और उस समय तक बात उड़ान के बारे में नथिंग, कुछ नहीं था। और यही था कि ये एक डिफेंस का यानी रक्षा मंत्रालय का वायुसेना का एक हवाई अड्डा बनेगा यहाँ पे उनके यूज करने के लिए। शायद मुझे लग रहा है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो आया था कि उड़ान के प्रधानमंत्री जी का एक वो भी सपना था कि उड़े देश का आम नागरिक। वाकई में बिल्कुल सही डिसीजन था कि भाई एक उड़ान के अंतर्गत इसको शामिल किया जाए करके। तो अब बात क्या हो रही है कि आपने बोला क्या ये जमीनों पे ही चल रहा है? बीच में कोरोना पीरियड आ गया था, कोरोना पीरियड में बहुत सारी योजनाएं पीछे हो गई, लगातार पिछड़ती गई। और इसमें ना इश्यूज क्या हो गया था कि लैंड जो है पब्लिक देने को पब्लिक से पूछा गया था पहले या नहीं पूछा गया था,
तो उन्होंने शायद मना कर दिया था, उन्होंने बोला था जी हम नहीं देंगे। फिर बीच में शायद कुछ एग्री हुए थे, तो जब इन्होंने कुछ एकड़ भूमि और बढ़ा दी थी और वहां पे फेंसिंग भी लगा दी थी कि हमको ये वाली भूमि चाहिए करके, तो वो बाद में इनका एक नेता है, उनके थ्रू, परिवर्तन पार्टी के नेता हैं, उनके थ्रू बहुत बड़ा एक आंदोलन किया उन्होंने बोला जी हम बिल्कुल नहीं देंगे इस तरह से। तो लास्ट में ये फिर उन्होंने फैंसी वैंसी भी उखाड़ दी थी। ऐसा नहीं है कि वायुसेना वाले फिर बीच बीच में वहां पे जा करके कुछ न कुछ सर्वे, हवाई सर्वे करते रहते हैं कि कहाँ से क्या होगा। और अभी ऑक्सीजन दोबारा से ये मिली है कि 25 मार्च को एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो 2016 की पॉलिसी है, 2016 की है शायद, 2013 या 16 की, कंफ्यूज कर रहा हूं, उसको अमेंड किया गया है। उसमें एक नए तरीके से, यानी 100 अगले 10 साल में 2025 से लेके 2035 तक का जो एक रोड मैप तैयार किया गया, इसमें कि 100 एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। उन एयरपोर्टों में पुनः से रिवाइज्ड तरीके से चकोटिया एयरपोर्ट का नाम फिर आ गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि अगले 5 साल या 10 साल में, 10 साल का पीरियड तो ज्यादा दिया गया, मुझे लग रहा है इसमें 5 साल में ही शायद ये सेटअप हो जाएगा। तो फाइलों में अब और जो चीजें होती है, पर्यावरण की जो एनवायरमेंटल एंगल होता है उसको लेना भी बहुत जरूरी है। अब चूंकि ये इसमें पहाड़ी एरिया नहीं है, पहाड़ों के बीच में एक प्लेन एरिया है। जैसे आप लेह को देखते हो, लेह के बीच में छोटी जगह है, लेकिन यहाँ करीब करीब 12 किलोमीटर की प्लेन एरिया है। 12 किलोमीटर क्या, मैं आपको बताता हूँ, कम से कम ये 30 किलोमीटर तक का छोटा बड़ा प्लेन है, और जो 12 किलोमीटर है वो काफी बड़ा प्लेन है, जो मासी और चकोटे के बीच का है। और उसमें से इन्होंने सबसे सर्वोत्तम जगह 2.5 किलोमीटर का जो रनवे मांगा है, और आधा 200 मीटर या आधा किलोमीटर का वाइड होने की ये पूरी क्षमता है। तो उससे भी बड़ा एरिया है, वो काफी बड़ा एरिया है। ये मैंने खुद ग्राउंड जीरो पे जा करके ये रिपोर्ट वहां पे लोगों से भी मैंने पूछा था। अब वो लोग भी काफी एग्रीड हैं, और इस तरह से वो ये इस बात को, और जो पर्यावरण एंगल की बात है, आज इसमें लास्ट में एक स्टेटस ये रह गया है कि अभी तक जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की तरफ से पूरी अप्रूवल नहीं मिली है। अप्रूवल, लैंड की अप्रूवल राज्य सरकार की होती है। तो इसमें यदि आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो अभी ये 20 करोड़ रुपया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने टाइम में इसको रख के गए थे, वो भी इंटरेस्टेड थे कि इसको जल्दी जल्दी इसको बनाया जाए करके। तो वो दोबारा से 2024 में भी आए थे, तो उस समय भी उन्होंने बोला था यार ये जो चकोटिया एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी बनेगी, ये पूरा इधर के क्षेत्र का पूरा विकास का रास्ता खोल देगी। तो ये इसके लिए ताल के लिए, ये मुझे आज भी याद है, ये 2024 में आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो अभी MP हैं वहां से, हरिद्वार से। तो उनका इंटरेस्ट था कि पहाड़ के एरिया को डेवलप किया जाए। इसमें जंगल का एरिया नहीं है, इसमें क्या है कि ये एक उपजाऊ जमीन है, ये आज के जमाने से नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम से ही उपजाऊ जमीन है। मुझे लग रहा है ये गोरखाओं के टाइम भी थी, और ये कतूरी डायनेस्टी के टाइम में भी पूरा एक फर्टाइल जमीन है, यानी उपजाऊ जमीन है, क्योंकि रामगंगा रिवर बहती है। और इसमें देखिए जो यानी चावल होता है, खुशबू वाला चावल, लाल वाला चावल, उसकी ब्रीड, जिससे कि आपको डायबिटिक प्रॉब्लम भी नहीं होती है, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं उसे। वो चावल उगाया जाता है भरपूर मात्रा में। और जमीन का जो वो अप्रूवल स्वीकृति है, वो अभी पेंडिंग है राज्य सरकार की तरफ से। तो राज्य सरकार जैसे ही उसकी अप्रूवल दे देती है, तो उसी टाइम से इसमें कार्य स्टार्ट हो जाएगा। रावत जी, आप पर्यावरण और जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल इन प्रक्रियाओं के लिए कम है, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? चीन सीमा हमारे सर पर है, क्या हम वाकई इतने सुरक्षित हैं जितना कागजों में बताया जा रहा है? अगर आज जरूरत पड़े तो क्या चकोटिया तैयार है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है, और ये सुरक्षा की दृष्टि से, और ये जब चकोटिया एयरपोर्ट की बात आज से नहीं हो रही है, 1969 से हो रही है। 1969, या मैं कह रहा हूँ कि शायद उससे पहले की हो रही है। ये जब चाइना के साथ हमारी एक मात्र जो हम हारे हैं, वो चाइना के साथ हारे 1962 की लड़ाई, जो कि नेहरू जी, उसके बाद शायद नेहरू जी भी उठ नहीं पाए, 1964 में उनकी भी डेथ होगी।
तो 1969 से ये बात उठी है कि वे चाहे इन्होंने अच्छे जगह जगह के प्लेटफॉर्म पे हमें बोला कि ऐसे एयरपोर्ट बनाना है। देखिए अब ये जो किनारे किनारे जब एयरपोर्ट, देखो चाइना के पास वीटो पावर है, तो जनरली वो ऐसे प्रपोजल को आने से पहले वीटो कर देता था, बता देता था ऐसे चीजों को मत लाना, और आप लाओगे तो हम पहले वीटो कर देंगे, मतलब मना कर देता था। तो हमें अप्रूवल, स्वीकृति किसकी लेनी पड़ेगी? यूनाइटेड स्टेट की लेनी पड़ेगी या चाइना की लेनी पड़ेगी? अब चाइना की सीमा यहाँ से 340 किलोमीटर की दूरी है, तो 340 किलोमीटर कोई ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो वो अपने तिब्बत जो ल्हासा है वहां पे शायद 2-3 एयरपोर्ट भी बना चुका है। एक एयरपोर्ट तो पहले ही था वहां पे, 1-2 एयरपोर्ट और बना चुका है, ये बताते हैं, कंफर्म है। तो अब ये इसके नजदीक कोई ऐसा एयरपोर्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, और ये एक बहुत बढ़िया शानदार जगह है। और दूसरी बात है, सीमा सुरक्षा का जो मामला है, इसको ध्यान में रख करके ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने नौसेना का जो अड्डा बनाने की बात कही थी कि हमको ये जो डिले होने का कारण लैंड इशू तो है ही, इसमें शायद कुछ ये भी था, इन्होंने जो उड़ान को साथ में जोड़ा है, शायद डिफेंस मिनिस्ट्री इसको नहीं चाहती थी कि भाई इसको उड़ान इसके साथ जोड़ा जाए, तो वो किसी चीज का भी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रानीखेत में है, तो उन्होंने ये बोला है कि आप अपना रानीखेत से सारा हिसाब किताब हटाइए, कोई भी टूरिज्म का सेक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी था कि नौसेना जो यानी एयरफोर्स का जो अड्डा यहाँ पे आप बना रहे हो, उसकी वो कह रहे कि उड़ान की स्कीम भी दिया जाए करके। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट बहुत चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लेह में होता है, लेह में या कश्मीर में है, यहाँ पे बहुत सारे, और इवन अंडमान निकोबार में भी है, जो पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसमें भी सिक्योरिटी पॉइंट बहुत चेक किया जाता है और अच्छी तरह से। वहां इवन कश्मीर में तो ये था कि पानी तक नहीं ले जाने देते, पानी भी उसकी भी चेकिंग होती है कि पानी में भी कुछ इस तरह से गड़बड़ तो नहीं है करके। तो हालांकि यहाँ पे वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन कब क्या स्थिति बन जाती है, कब कैसी हो जाती है तो बात यह कि संवेदनशील तो मामला बहुत तगड़ा है, इतना आसान भी नहीं है, और कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है। और उसमें दूसरा यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये बहुत सारे हमारे हेमकुंड साहिब का, वैली ऑफ फ्लावर और ये सारी चीजें जुड़ रही है वहां पे नजदीक, तो उसके लिए भी एक इंटरेस्टेड टूरिस्ट भी आएगा सभी तरह के। अब वो ऐसा तो नहीं है कि एयरफोर्स के ही विमान में आएगा, वो तो जनरली। और दूसरी बात है, ये जो आपदा से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें भी एयरफोर्स को और सेना को सहायता ली जाती है, उसी टाइम तुरंत उनको वहां पे ड्रॉप करना। उनकी मान लीजिए कभी इस टाइप की कोई सीमा पे कुछ ऐसी चीजें संदिग्ध नजर आती हैं, जैसे उत्तरकाशी क्षेत्र में या चमोली में, ऐसा है, चमोली में है बाड़ाहोती एक नाम की जगह है, जहाँ पे कि 1 हफ्ते बाद पता चला था कि चाइना के जो आर्मी, चाइना की जो चाइनीज आर्मी है, उन्होंने एक हफ्ता तक कैंप पर लगा करके वापस चले गए थे। बाड़ाहोती में जो गांव है वो पता नहीं बहुत पहले ही खाली हो चुका है, वहां पे कुछ 8-10 घर रहते थे, वो सब गायब हो गए, क्योंकि वहां पे टोटली 6 महीने वो बर्फ में ही पड़ा रहता है। तो इन्होंने पता चला कि ऊपर से देखा कि वहां पे किसी ने टेंट लगा रखे हैं, तो टेंट चाइनीज आर्मी ने लगाए थे। तो बाद में बड़ा मामला इशू हुआ, ऊपर चला था, तो ये वो वहां से फिर उनको भगा दिया गया था। बाड़ाहोती जगह है, तो बाड़ाहोती चमोली में है या उत्तरकाशी में, ये देख लेना। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में ही है। मतलब इसकी जो चकोटिया एयरपोर्ट जो बनता है, इसकी यहाँ एक साइड से आपको गैरसैंण का जो एरिया चमोली डिस्ट्रिक्ट का लगता है, बिल्कुल नजदीक है, वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का एरिया लगता है। इधर ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और कई और चीजें हैं सामरिक दृष्टि से, कई चीजें, तो इनमें जो बातें ये हो रही है। अब ये जो 2016 की पॉलिसी गया, उसमें 100 एयरपोर्ट डेवलप करने की बात हुई है, तो उसमें इनको रखा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी बातें यहीं तक नहीं हो रही है, यहाँ इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी बात हो रही है कई मामले में। तो देखते हैं अभी क्या क्या हो सकता है करके, जितनी हमको इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये मामले कुछ सीक्रेट भी होते हैं और कुछ कई वो भी होता है, हम हर चीज इसमें बता नहीं सकते हैं। जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है फिलहाल सिविल से रिलेटेड, उसको हमने बता दिया। और एयर कनेक्टिविटी जो किस स्तर की होगी यहाँ पे,
ये एक हाई लेवल की होगी। अब मान लीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट आती है तो उसमें बोला है कि इसमें तो वो बता रहे कि कार्गो सिस्टम भी होगा, तो कार्गो सिस्टम तो इंटरनेशनल फ्लाइट में होता है जनरली। तो वो कह रहे हैं कि हर्बल प्रोडक्ट के लिए कार्गो का, जैसे मान लीजिए अभी सऊदी अरब वगैरह वो यहाँ से पानी भी मंगा सकते हैं, वो यहाँ से दवाइयां भी मंगा सकते हैं, वो यहाँ से खाना पीना जो हर्बल खाना है वो भी मंगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे एनीवे इस टाइप से। तो जो दिल्ली एयरपोर्ट या जोर एयरपोर्ट देगा वो आपको यहाँ पे भी एयरपोर्ट देगा। तो ये तो इसकी विशाल योजना बनाने की ओर है, मुझे जहां तक ये लग रहा है, जो मैंने स्टडी की है वो स्टडी से पता चल रहा है। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद ये बनना चाहे तो अभी से इसको स्टार्ट करें, जैसे ही वहाँ की राज्य सरकार इसको लैंड इशू को मामले को सॉर्ट आउट कर देती है तो अब शायद ये लोग उसको लैंड देने को भी रेडी है। मैंने भी वहां जाकर के 1-2 वीडियो बनाए थे, जैसे कि मेरा चैनल है विकसित भारत @2047, मैंने कोई उसमें देखना चाहे तो चकोटिया एयरपोर्ट के नाम से मैंने वहां से जा करके लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा जी हम यदि एयरपोर्ट अब आता है तो हम एग्री हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने की झंडे उठाए थे कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे। आज वो 10 साल 8-10 साल के बाद फिर कह रहे हैं हम बन जाए तो बहुत बढ़िया है, ताकि हमारे बच्चे कोई दिल्ली एनसीआर में या बड़ी बड़ी दूर दूर जगह पे ना जाएं, वो यहीं पे जॉब करें। अब वो एग्रीड है, तो इसलिए अच्छी बातें हो रही हैं और सही बातें हो रही हैं और ये सही टाइम पे उठाया गया कदम भी है। और हम इससे बढ़ के भी आगे एक बात कर सकते हैं कि हम जैसे हमने उत्तराखंड संवाद 1966 में एक वीडियो बनाया है कि आप आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी ऐसे काम के लिए चौखुटिया आए, तो ये भी शायद उम्मीद हो सकती है। तो बाकी उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। ये दोस्तों रावत जी का यूट्यूब चैनल है विकसित भारत @2047, कुंवर सिंह रावत जी, उनके चैनल पर विजिट करें। रावत जी आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जनता की नज़र से देखें तो उन्हें फाइलें दिखती हैं, ना मंजूरी की प्रक्रिया, उन्हें सिर्फ यह दिखता है कि ज़मीन खाली है। तो सीधा सवाल है, जनता को ज़मीन पर काम कब दिखेगा, कब उन्हें यह महसूस होगा कि यह प्रोजेक्ट सच में बन रहा है। दूसरा सवाल, उत्तराखंड की सीमा सीधे जुड़ती है चीन से, यह कोई सामान्य बात नहीं है, एक संवेदनशील और रणनीतिक स्थिति है। तो क्या हम मान लें कि अभी हमारी एयर कनेक्टिविटी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए? क्या चकोटिया एयरपोर्ट हमारी उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है? जी, आपके जो 2 प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं दे देता हूँ। पहला प्रश्न का जो उत्तर था कि भैया फाइलों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, फाइलें चल रही हैं। देखिए आजकल जो फाइलें हैं, फाइलें भी ऑनलाइन है। अब वो पता नहीं, केंद्र सरकार में तो ऑनलाइन फाइलें हैं, तो 2018 से फाइलें ऑनलाइन चल रही है। बाकी राज्य सरकार में क्या स्थिति है, अभी भी हार्ड फाइल चल रही है या नहीं चल रही है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है चल भी रही हो, तो बीच-बीच में इनके वो आते हैं। अब मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ कि फाइलों में जो चल रहा है प्रोजेक्ट, क्या फाइलों में ही चल रहा है? ऐसे बहुत सारे उत्तराखंड में शायद प्रोजेक्ट होंगे जो कि फाइलों में चल रहे हैं, उनमें से शायद एक प्रोजेक्ट ये भी है। लेकिन इस ओर ना अभी सरकार को हमने सुझाव दिया था कि आप ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जो कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, जो कि मील का पत्थर साबित होंगे, जो आपके लिए रोड मैप तैयार करेंगे 2043 विकसित उत्तराखंड के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है। तो उसमें इन्होंने 2013 का एक लैंड एक्विजिशन बिल है, जिसे कहते हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम एक्ट है, वो 2013 में उसको इन्होंने बेसिकली अमेंड कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि उसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ है 2013 की पॉलिसी में। नियम तो पहले का बना है कि भाई लैंड कैसे लेनी है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, मैं आपको बता दूं कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी जगह ली जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी, तो उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और जो शहरी क्षेत्र में उसका 2 गुना दिया जाएगा। तो होता ये क्या था कि जैसे सरकारी रेट है, अब गांव में सरकारी रेट उन्होंने मान लीजिए 3 लाख रुपए नाली का रखा हुआ है, तो 3 लाख रुपए नाली, वो कहते हैं यार 3 लाख में इन्होंने हमारी जमीन ले ली,
अब वो उनको मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो एरिया उनको लेना है, या हो सकता है उससे ज्यादा है, क्योंकि ऑफिस भी सेटअप करना है, टर्मिनल भी सेटअप करना है और कार्गो सिस्टम भी सेटअप करना है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो काफी लोगों की जमीन, वो कह रहे हैं यार हमको तो ये कुछ मिला ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि एक नाली का जो ब्लैक एंड व्हाइट जैसे चलता है, वो कहते हैं यार हम आपको सरकारी रेट इतना है, उसमें रजिस्ट्री करेंगे, आपको हम इतना देंगे। ये आपने देखा होगा, जनरली होता है ये। तो वो कहते हैं कि आपको सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जब लिया जाएगा, जो प्रोजेक्ट के लिए भूमि ली जाएगी, उसको 4 गुना दिया जाएगा। यानी कि आपका 3 लाख की लैंड है, उसको 4 या 12, यानी 12 लाख रुपए पर नाली हो जाएगा। तो मुझे कुछ जगह पे वो कुछ बढ़ सकता है, या उसमें ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये रूरल एरिया का आ जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र का मान लीजिए उसका मान लीजिए वो 3-4 लाख है, 4 लाख है तो 4 दूनी 8 लाख मिलेगा, 8 लाख। यानी शहरी क्षेत्र में कम मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग नहीं देते थे, अब उनको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बाकी उनकी जो, ये तो बोला गया है कि उनकी जो जमीन ली जाएगी फार्मर्स के यानी कॉन्सेंट पे ली जाएगी, यानी कि उनकी सहमति पे। तो वो तो बात उनको समझाया जाएगा। तो अब जैसे लोग देने वाले हैं तो वो दे दिया जाएगा, और अब ये फाइलों से कुछ हद तक बाहर निकल के आएगा। अब वहां से बात करके जो वहां की प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो इस ओर काम करेंगे। और जो ये एक्ट इन्होंने पास कर दिया है, तो वो एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये तो पहली बात है कि अब भूमि का अर्जन आसानी से, भूमि लैंड एक्वायर हो जाएगी। गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए खासतौर पर ले लेगी। हो सकता है कि ये तो गवर्नमेंट देगी, यानी सरकार की, और बाद में यदि उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ और इंसेंटिव वगैरह रखा जाएगा लैंड के मामले में, तो हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट का, या मान लीजिए वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है या डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो वो कुछ उसको बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं भाई हम इसमें से 2 लाख रुपए पर नाली एक्स्ट्रा हम आपको देते हैं, तो उनका हो जाएगा। मान लीजिए 12 लाख है तो 12 लाख का 14 लाख हो जाएगा। इस तरह से लैंड तो आसानी से मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल यह है कि हमारी जो सीमा लगती है चाइना से, देखो सीमा पहले लगती थी हमारी तिब्बत से, अब तिब्बत तो हो गया चाइना का पार्ट बन गया। तो जो वो ऐसा ही डर वाली बात है कि जब से दलाई लामा भाग के उधर हिमाचल में धर्मशाला में आ गए, तो ये तकरीबन इन्होंने तिब्बत को सारा अधिकार, मतलब एकाधिकार में ले लिया। अब डर यह है कि हमारा साथ साथ में ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र हमारा रखता है, तो इस पे भी वो नजर गड़ाए रहते हैं। तो इसके लिए चकोटिया एयरपोर्ट को बनना एक बहुत ही मतलब काफी वेरी इंपॉर्टेंस की भी, इसका बहुत जरूरी है बनना, इम्पोर्टेंट है काफी। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो ये योजना फिर दोबारा से, नहीं तो फाइलों में ये खत्म हो जाती, लेकिन ये दोबारा से फिर वो वापस आई है। तो इसमें काफी चीजें बनने की ओर स्थिति है। अब इसको आपको ना कोऑर्डिनेट ऐसा करना पड़ेगा, राष्ट्र की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उधर टूरिज्म, मतलब ये कि आप देख लीजिए, मैंने आपको कई चीजें गिनाई, जम्मू कश्मीर और लेह और पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद ऐसे और भी जगह हैं जो सीमांत जगह पे हैं, वहां पे ये एयरपोर्ट। तो यहाँ पे सुरक्षा किस टाइप की होती है, जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सारे डिफेंस के कब्जे में होते हैं। ये चाहे आप कश्मीर में भी मतलब ये कि टूरिज्म भी है, और आपको वहां पे सेना भी डिप्लॉय है, एयरफोर्स भी डिप्लॉय, सभी डिफेंस वाले सारे डिप्लॉय है। तो वहां तो एक बहुत बड़ी छावनी जैसी है। और दूसरी बात है, लेह की भी वही स्थिति है, और लेह का भी एरिया लगता है। उसके बाद आपको पोर्ट ब्लेयर का है, पोर्ट ब्लेयर में तो काफी चीजें ये वाली, अभी तो बल्कि वहां पे गैस वैस मिलने का भी चांस बता रहे हैं कि समुद्र में गैस मिलेगी करके। तो ऐसे ही कल बाई चांस यहाँ की पहाड़ियों में भी जैसे वो रिसर्च कर रहे हैं कि आपको तांबा और सोना मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो भी एक सिक्योरिटी पॉइंट होगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे इंटरनेशनल मैटर पे चले जाएं, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में चाइना का दखल है। चाइना और यूएस की लड़ाई इसी बात की होती है कि हम इसके नीचे से, भूमि से बहुत कुछ निकालेंगे। तो ये देखा गया है। तो अब क्या है कि सिक्योरिटी पॉइंट तो है ही, ये बहुत सारी चीजें हैं बड़े पैमाने पे मैंने वो जिसमें वो डाल दी है। तो क्या है कि एयरपोर्ट बनने से एक तो हमारे आर्मी को तुरंत एक्शन में लाया जा सकता है, एयरफोर्स को, और एनीवे वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी लाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा केदारनाथ में चिनूक के थ्रू
चिनूक जो हेलीकॉप्टर है बहुत जबरदस्त है, उसके शायद 2 वो लगे होते हैं या इंजन होते हैं, तो वो ऐसे ही हवा में तैरते-तैरते उसको उतार देता है। तो ऐसे तो यहाँ पे राफेल उतारने की बात हो रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी है एयरपोर्ट का बनना, सैनिकों का डिप्लॉय होना। 1962 की लड़ाई को याद रखना पड़ेगा। इसीलिए उत्तराखंड का जो ये बॉर्डर एरिया है, ये बहुत फेमस है और इधर की साइड में मैंने बाड़ाउती का आपको बता दिया कि वो कैंप लगा के चाइना वाले बैठे थे। तो भई ये चीज़ों की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और साथ में आपको टूरिज्म इंडस्ट्री को भी देखना है और आपको सिक्योरिटी पॉइंट भी देखना है। लेकिन जब एक जवान सीमा पर खड़ा होता है तो उसे भविष्य की योजनाएं नहीं चाहिए होती है, उसे आज की सुविधा चाहिए, आज की गति चाहिए। रावत जी, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आम आदमी से जुड़ा है। हर बार कहा जाता है कि एयरपोर्ट बनेगा तो पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ एक एयरपोर्ट इस समस्या को रोक सकता है या यह भी एक अधूरा वादा साबित होगा? बिल्कुल आपका सवाल सही है कि पलायन से रिलेटेड है। पलायन तो उत्तराखंड में अभी हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें स्टडी में ये पता चला कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्टों में लगातार 40% का यानी कि पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ा है और यहाँ पे उल्टा कम हुआ है, यानी 10 डिस्ट्रिक्टों में। तो अब ये बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में है, ये जो चकोटे एयरपोर्ट बनेगा। तो अब ये पलायन इसके बारे में तो लोगों से जब मैंने वहाँ ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग की है, वहाँ पूछा है वहां से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पॉलिटेक्निक भी यहीं पे है पास में और यहाँ से जो बच्चा निकल करके उसको कहाँ या तो नोएडा ही जाना पड़ता है या गुड़गांव जाना पड़ता है या फिर मानेसर जाना पड़ता है या जो अलग अलग जगह है, सोनीपत पानीपत वगैरह जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रीज एरिया है, तो ठीक है। तो ये बातें अब उसके साथ क्या है कि देखिए टूरिज्म सेक्टर तो जुड़ेगा ही, एयरफोर्स का जो सेक्टर है, एयरफोर्स के सेक्टर आने से एक सुविधा बहुत जबरदस्त रहेगी। वहां पे खुद ही जो मेंटेनेंस स्टेशन भी खुलेगा और जो कार्गो सिस्टम का वो आने वाले टाइम में वो भी खुलेगा। वहां पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी बात है, एक बात जरूर है कि क्वालिफाइड लोग, और दूसरी बात है हॉस्पिटल एयरफोर्स हमेशा खोलती है। जो जो भी आर्मी का हॉस्पिटल होता है, लेह में चली जाए तो आर्मी का हॉस्पिटल है, तो उसमें डॉक्टर से लेके नीचे का स्टाफ, इवन एक सफाई कर्मचारी से लेके, मैं सफाई कर्मचारी इसलिए बात करता हूँ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है पूरे एक एजेंसी को, तो वो सब लोकल के ही लोग होते हैं, कहीं बाहर से विदेशों से नहीं मंगाए जाते हो। तो जनरली तो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि मतलब हर सेक्टर में आपको मिलेगा। देखिए मैं सुबेरे जैसे हमारी 4:45 बजे की फ्लाइट थी, यहाँ से 6 बजे हम लोग वहां पे थे यानी लेह एयरपोर्ट पे। तो वहां से मुझे जो मैंने अपना बुक किया था होम स्टे, तो वहां पे जाने के लिए बाहर आया तो मैंने कहा भाई ये टैक्सी वाला जो लोकल ही था लद्दाखी, तो उसने बोला कि मैंने कहा इस एरिया को जानते हो? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, मैं वहीं तक पहुंचाऊंगा। तो ठीक है, तो वो टैक्सी वाले, उसी टैक्सी वाले से हमारी बात हुई आगे, तो उसने कहा जहां जहां आपको घुमाना है ये नंबर है मेरा, मैं आपको घुमाऊंगा करके। तो उसने काफी जगह ऐसे घुमाया। तो क्या है कि टूरिज्म सेक्टर के साथ आपके टैक्सी सेक्टर जो आपका टैक्सी का उद्योग है वो भी जुड़ गया, होटल इंडस्ट्री जुड़ाई। अब मान लीजिए आपने होम स्टे वालों को भी फायदा हुआ, उधर से कुछ और अच्छा पैसा खर्च करे तो होटल इंडस्ट्री भी अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे हम लोग बहुत सारे टूरिस्ट को प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन की वहां पे कमी थी या कुछ था, ऐसे करके किसी को हो जाता है। तो मैंने शुरू से ही बोला है कि आपको टूरिज्म सेक्टर के साथ हॉस्पिटल सेक्टर को जोड़ना बहुत जरूरी है, ये जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल मतलब वहां काफी लोग हॉस्पिटलाइज थे, बताइए, तो जहाँ टूरिस्ट जाएगा तो वहां सभी चीजें होगी, खान पान से लेके ये तो मेरे हिसाब से पलायन ये किस्म से ये खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपको सुनने में ना मिले। क्या आपको लगता है कि गोवा से कहीं कभी पलायन हुआ या कई ऐसी जगह से कुछ आपके जो किनारे जो कोस्टल एरिया के वहां पे, चाहे आप लक्षद्वीप में चली जाइए, चाहे पोर्ट ब्लेयर में चली जाइए, चाहे और भी दमन में चली जाइए, किसी में भी हमारा आदमी जाकर के वहां पे काम कर रहा है, चाहे वो खाना बनाने का काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है एनीवे, तो बाहर से
तो वैसे ही यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी से डेवलपमेंट होगा, तो इस एरिया के तो पलायन तो सबसे खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज, एयरपोर्ट से लेके टूरिज्म सेक्टर से लेके हॉस्पिटल सेक्टर से लेके, और अब आगे आने वाले टाइम में जो कार्गो सेक्टर है, हर्बल सेक्टर है, यानी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये है कि आपको जेन्युइन तरीके से काम करना पड़ेगा, वहां को आपको क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। ये तो वो क्वालिफाइड की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। ये बहुत सारे लोगों को अपने लोकल बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा। जी दोस्तों, यह सही है कि पलायन एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि लोगों के पास स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं है। अगर एयरपोर्ट बनता है तो बाहर से लोग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। जब पर्यटक आएंगे तो होटल बनेंगे, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू होंगे, टैक्सी सेवाएं बढ़ेंगी। इससे धीरे धीरे रोजगार भी पैदा होगा और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिलेगा। यह तुरंत बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर लिखें कि क्या चौखोटिया में एयरपोर्ट बन रहा है, या आपके पास कोई सूचना हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने देखा सच्चाई और दावों के बीच का फ़र्क, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। चौखोटिया को केंद्र मानकर 72 किलोमीटर क्षेत्र को नमो सिटी बनाने के बाद क्या यह विकास है या राजनीति? इसका जवाब हम पार्ट 2 में लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय गुरु देवता, जय उत्तराखंड, जय भारत।